आज हम फिर से आ चुके हैं आपके लिए एक इंटर के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को लेकर, यानी कि चुंबकीय प्रेरण के बारे में। इसमें हम पढ़ने वाले फैराडे के नियम और लेंज के नियम और स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, ऐसे ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के लोग शुरू करते हैं। तो हेलो बच्चों, मैं अंशुमान सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशुमान फिजिक्स में। तो देखिए, नंबर 1 पे हम बात करेंगे भाई, चैप्टर का नाम ही हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, यानी कि चुंबकीय प्रेरण। हमारी हेडिंग हमारे पास आती है चुंबकीय फ्लक्स। आपने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा था, सेम उसी तरीके से। अब अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास ये वैद्युत क्षेत्र मानिए, सॉरी ये हमारे पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया, एक पृष्ठ रख दिया। क्या रख दिया हमने? पृष्ठ रख दिया। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से। ये हमारे पास क्या बेटा, चुंबकीय क्षेत्र है ना। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा, क्या बोलेंगे, चुंबकीय बल रेखा की संख्या, बल रेखाओं की संख्या क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाता है, हमारा चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, आया समझ में। चुंबकीय क्षेत्र में इससे किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, उस पृष्ठ द्वारा गुजराने गए चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ये कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। कौन सी राशि होती है, अदिश। और साथ में अगर पूछे इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, किससे डिनोट करते हैं उसको, फाइव बी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है फाइव बी बराबर बी ए, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो फाइव ई बराबर बी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी ए कॉस थीटा आएगा हमारे पास ये फॉर्मूला। ठीक है, यदि फाइव ई बराबर बी ए कॉस थीटा हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब अगर हम कहें कि इसकी विशेष स्थितियां अगर आपको समझा दीजिए तो बिल्कुल समझेंगे बेटा। तो हमारे पास ये चित्र दिया गया, अभी देखिए, है ना। अभी एक चित्र हमारा देखोगे, एक चित्र हम ऐसा ले लेते, ये चित्र बना रखा है। ये वाला हमारा क्या है, पृष्ठ के लंबवत स्थित है। ये वाला हमारा क्या है, समांतर स्थित है। अगर हम आपसे इसमें कहें कि क्षेत्रफल सदिश खींचिए, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, जब किसी पृष्ठ के तल पर, गॉस कीपर में पढ़ा था नॉलेज है ना, किसी पृष्ठ के तल पर खींचे गए अविलंब की दिशा क्षेत्रफल सदिश को व्यक्त करती है, क्षेत्रफल सदिश को व्यक्त करती है। यानी कि अब इस पे जो तल में अविलंब में खींचे वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। रेखाएं कहां जा रही है, यहाँ पे जा रही है। वैसे तो पृष्ठ हमारा क्या है, समांतर है, पर एंगल कितना हो जाएगा इसका, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ठीक। अब इसमें देखो, ये हमारा पृष्ठ इस प्रकार से स्थित है और रेखाएं हमारी इधर जा रही है ना। रेखाएं कहां जा रही है, इधर। पृष्ठ ये क्षेत्रफल सदिश खींचे तो इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, यानी थीटा हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, 0। आया समझ में। अब क्या बोल रहा है, जब पृष्ठ हमारा क्या हो, लंबवत, लंबवत तो थीटा कितना ले रहे हैं, जो ले रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा बराबर कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या रखेंगे, डी फाइव बी बराबर, है ना, बराबर क्या आएगा, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, है ना। वेक्टर दे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का, तो डी फाइव बी बराबर क्या आ गया, बी डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब अगर हम आपसे कहें कि कॉस थीटा का मान रखिए, तो कॉस थीटा में कितना दिया गया, 0 दिया गया। डी फाइव बी बराबर हमारे पास क्या गया, बी डी ए और कॉस 0। आपको इतना तो पता ही होगा कि कॉस 0 का मान हमारा कितना होता है, 1 होता है। डी फाइव बी बराबर हमारे पास कितना आ गया, बी डी ए। अगर हम समाकलन कर देंगे तो बचेगा हमारे पास डी फाइव बी और बराबर में बी डी ए। ठीक है, यहां से बाहर आ जाएगा तो यानी कि फाइव बी बराबर बचेगा हमारे पास बी ए। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया। आया समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या कह रहा है कि जब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, समांतर हो, समांतर में कितना बना थीटा, आपको में कितना होता है थीटा, 90 बताया है ना। 90 बताया तो फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्टली लगा देते हैं। तो फाइव बी बराबर करेंगे बी ए कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा हमारे पास कितना 90 रखेंगे, तो फाइव बी बराबर हम रखेंगे बी ए, यहाँ पे आ गया कॉस 90। कॉस 90 का मान 0, यानी सब क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 प्लस कितना हो जाएगा, 0। आया समझ में। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र सदिश की विपरीत हो, यानी कि विपरीत का मतलब क्या हो जाएगा। अब अगर देखो, ये लेटा हुआ प्रश्न लिया था हमने, लेटा मतलब समांतर लिया था। अब एंगल हमारा कहाँ जा रहा है, ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तब भी लंबवत रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, जब जला प्रश्न लेंगे तो अब अविलंब खींचेंगे तो एक इधर जाएगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, है ना, तो समांतर थीटा 0 हो गया। अब एक एंगल इधर खींचेंगे जब अविलंब,
तो एक इधर जाएगा और विद्युत बल रेखा कहां जा रही है, इधर जा रही है। यानी कि बेटा यहां पे हमारा कितने कोण बन गया, 180 का एंगल बनेगा। तो 180 का एंगल जब बन गया, ठीक है, तो यानी कि जब विपरीत होगा तो थीटा कितना लेंगे हम लोग, 180। ठीक है, फॉर्मूला लगाइए, 5b बराबर बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो 5b बराबर चलता रहेगा, तो बी ए कॉस थीटा कितना रखेंगे, 180 है ना। कॉस जीरो का मान 180 का मान -1 होता है हमारे पास, तो नहीं 5b बराबर कितना आ गया, माइनस का बी ए। ये हमारे पास क्या आ गया इसका, आया समझ में। बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक की। तो बेटा चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक की अगर बात करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक क्या होता है, वेबर, या फिर अन्य मात्रक की बात करते हैं न्यूटन पर मीटर एम्पियर, या जूल एम्पियर, या जूल सेकंड पर सेकंड। एक भी याद कर लो कि बेटा ज्यादातर लोग वेबर ही यूज करते हैं, ठीक है, एक दो याद रखो बहुत है। फिर सीजीएस मात्रक याद रखना, लेकिन मैक्सवेल या गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दो चार क्या होते हैं कई बार सीजीएस मात्रक लोग क्या करते हैं भैया, बहुत कर लेंगे, इसलिए सीजीएस मात्रक आपको याद रखने पड़े, है ना। फिर अगर नोट कर दिया गया किसी बंद पृष्ठ के अंदर वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या होता है, शून्य होता है। किसी बंद पृष्ठ के भीतर वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है, याद रहेगा। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात, इसकी बात करते हैं। तो जब किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच में अपेक्षिक गति का, हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या है, कुंडली है, ये हमारे पास क्या है, चुंबक है, इसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, अपेक्षिक गति क्या करा रहे हैं, ऐसे अंदर ले जा रहे हैं, अंदर ले जा रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं, यानी कि कुंडली के बीच में हम कौन सी गति करा दे रहे हैं, अपेक्षिक गति। तो क्या होता है, जैसे हम गति कराएंगे तो इसके फ्लक्स के मान, किसके फ्लक्स यानी कि 5b के मान हमारे क्या हो जाएगा, परिवर्तन, डेल्टा लगा हुआ है, तो यानी कि 5b के मान में हमारा क्या हो रहा है बेटा, परिवर्तन है ना। तो परिवर्तन होने से इसके बात कर रहे हैं वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं ईएमएफ, हम शॉर्टकट में बोलेंगे ईएमएफ, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल को जान, ठीक है। जब हम फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसके विद्युत वाहक बल में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन, क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिससे उसके धारा, जिसमें प्रेरित धारा क्या उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। क्या बताया, जब किसी चुंबक की कुंडली में अपेक्षिक गति कराते हैं तो उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली के विद्युत वाहक बल में था चुंबकीय धारा तथा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अच्छा, ये यूज कहां किया जाता है, आपने ये सोचा कभी, तो आपने मोटर देखी होगी ना, इस तरीके से मोटर दिखाई देती है, पीछे आपको दिखाई दे रही है कि इसमें ये दो पिन लगी हुई है, तो हम इन दो पिनों से इस मोटर क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए एलईडी बल्ब लाई छोटा वाला, वो वाला ना जो ऊपर लगे होते बड़े बड़े है ना, ज्यादा होशियार ना बनना, वो एलईडी बल्ब 9 वाट का 10 वाट का तो चल ही नहीं था, आप बताए थे बेटा 9 वाट का नहीं, एक छोटी सी एलईडी बल्ब लानी है, उसको पीछे टच करोगे, ये तो आगे पे मोटर में निकली है, इसको तेजी से घुमाओ, ऐसा नहीं तुम हाथ से घुमा पाओ जल जाएगा, मतलब फास्ट घुमाना, तो क्या करना पड़ेगा, जब बहुत तेजी से तुम इसको घुमाओगे तो क्या होगा, इसके फ्लक्स में इसका तो चुंबक लगा हुआ है और उस पर एक रॉड पड़ी हुई है ना, कुंडली बनी हुई है, इसका तो देखना, खोल के देखो तो अंदर क्या होगा, तार आपको लपटा होगा, ये खोलने का हमारे पास समय नहीं है, पर आपको खोल के दिखाते हैं। तो जब इसमें क्या करेंगे, तो कुंडली लपटी होती है, जब हम फ्लक्स के मान में क्या कर देंगे, तो परिवर्तन होगा, जैसे घुमाएंगे तो चुंबक के बीच में क्या होगी, अपेक्षिक गति होगी, वैसे उसमें फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जैसे फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ तो उसमें क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न, क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसी विद्युत वाहक बल की वजह से वैद्युत धारा उत्पन्न होगी। ये ना सोचो कि छोटा मोटा देख के तो मत सोचो कि अरे यार छोटा सा मोटा बल्ब जलाना, ना भाई, जितनी बिजली यूज कर रहे हो, हम जो ये लाइट जला रहे हैं, बोर्ड जल रहा है, सेम यही प्रोसेस से चल रहा भैया। करते क्या है, देखो आपने पवन चक्की वगैरह देखी ना, पवन चक्की में तो बड़े बड़े पंखे लगे, तो बड़े बड़े पंखों में पीछे क्या लगती है, यही वाली मोटर लगी होती है, यही वाली, ठीक है, उस मोटर लगाया जाता है। अब मोटर ये ना सोचो ये वाली लगा दी, 15 रुपए जला दिया, भैया बड़ी बड़ी मोटर, ठीक है। अब हमने क्या किया, पंखा घूम रहा होता किसकी तेजी से, अब कुछ लोग सोचते हैं कि भैया वहां पे पंखा तो ऐसे ऐसे घूमता है, धीमे धीमे, हाँ घूमता जरूर धीमे है, पर अंदर की मोटर एक बार पंखा घूमने पर लगभग 120 बार की घूम जाती है, 120 बार अंदर की मोटर घूम चुकी होती है ना, मोटर मतलब उसके जो आगे घूमने वाला होता है ना, वो घूम रही है, तो घूमने की वजह से पवन चक्की बोलते हैं उसको, पवन चक्की अब घूमी, घूमने से अब क्या हुआ, घूमने फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, यूज कर रहे हो आजकल आप लोग, है ना। और इसी प्रकार से जब बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, तो बांध के नीचे भी क्या करता है, इसे वो लोग लगाते हैं बड़े बड़े जनरेटर, पंखे, धारा को उस बांध के अंदर से, धारा मतलब पानी को अंदर से गुजारा जाता है, जिससे पंखे क्या करते हैं, घूमते हैं, जब घूमते हैं तो घूमने की वजह से क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा, ठीक है, आया समझ में। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को बताने वाले कौन थे भैया, हमारे फैराडे। तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित 2 नियम दिए, कितने नियम दिए,
अब नियम क्या दिए बताया भैया प्रथम नियम में कि जब किसी परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। सेम बताया, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। ठीक है, अब लेकिन दूसरा नियम इन्होंने थोड़ा खास दिया। अब दूसरे नियम में क्या बताया, बताया कि ई बराबर होता है माइनस का डेल्टा फाइव बी अपॉन में डेल्टा टी। क्या बताया, ई बराबर होता है माइनस का डेल्टा फाइव बी अपॉन में डेल्टा टी। हाँ, ई क्या होता है हमारे पास, ई होता है वैद्युत वाहक बल। ठीक, और बी क्या होता है, फाइव बी मतलब पूरा क्या होता है, फाइव बी को बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स। फाइव बी क्या बोलते हैं हम लोग, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स। अब फिर ठीक, अच्छा ये तो समझ में आ गया। डेल्टा टी क्या है भाई साहब, डेल्टा टी हमारी दर है, दर यानी कि समय। यानी क्या बोला हमने बेटा कि किसी कुंडली का वैद्युत वाहक बल, किसी कुंडली का वैद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स की, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, डेल्टा मतलब क्या था, परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर हो, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। आया समझ में, ये हमारे किसने दिया भैया, फैराडे ने द्वितीय नियम जैसा लिखा हुआ है आपके सामने, किसी कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल की चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर। आया समझ में, ठीक है। थोड़ा देखो बेटा, ध्यान अगर बोर्ड पे लगाते रहोगे लगा तो आएगा, क्योंकि नहीं तो ये नजर हटी और दुर्घटना घटी, खत्म से देखो पढ़ जाएगा, है ना। तो मन लगा कि एकांत बैठ के पढ़ाई किया करो, तो वो पढ़ने का मन हुआ कर तभी मोबाइल ऑन किया करो, पढ़ाई। मन नहीं है भैया, थोड़ी देर शांति से बैठ लो, ठीक है। लेकिन मोबाइल जबरदस्ती ऑन करके केवल देखने का नाटक नहीं करना। किसी का पिक्चर देखने जा रहे हो गया, पिक्चर की बात अलग होती है, उसमें इंटरेस्ट आ रहा था, मजा आ रहा था, दिख रही होती है, किसी और के साथ देख रहे होते, फीलिंग ले रहे होते, लेकिन पढ़ने के लिए हमें ध्यान लगाना पड़ता है ना, फोकस करना पड़ता है। इसलिए भैया शांति से बैठ के देखा और तो मजा आएगी तुम्हें। आया समझ में। अब यहाँ पे हम क्या बताना चाहते हैं, हाँ ये बताना चाहते हैं कि अगर कुंडली में हमने क्या किया, मान लेते हैं n फेरे, कितने फेरे, फेरों की संख्या कितनी है, n, मतलब तो मंगलम भगवान विष्णु वाले फेरे नहीं। कुंडली में तो तुम देखो कुंडली कैसे बनती है, तो जैसे हमने बताया आपको, जब मोटर अंदर खोलोगे तो आपको अंदर ऐसे करके तार लिपटा होता है। ट्रांसफार्मर वगैरह में देखना, कई बार तार लिपटा होता है बहुत सारा। ट्रांसफार्मर देखा है कि नहीं देखा, वो बिजली वाले डालने का, जो खंभे में चले जाओ रोड में देख रहे ट्रांसफार्मर वाले, हाँ वो भी ट्रांसफार्मर ही है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा पावर वाला है, ठीक है। उसके अंदर तुम नहीं खोल के दे सकते, लेकिन हाँ कई बार जब रिमोट या टीवी वगैरह की पिक्चर ट्यूब वगैरह निकालो तो उसमें छोटे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, निकालो तो खूब लंबा लंबा तार निकलता जाए निकलता जाए निकलता जाए, है ना। उसमें फेरों की संख्या कितनी होती है, n। तब यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाता है n बराबर, मतलब ई बराबर माइनस का n फाइव बी अपॉन में डेल्टा टी। अगर n दिया जाएगा तो फॉर्मूले रखोगे, अगर नहीं दिया जाएगा तो फॉर्मूले में नहीं रखोगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। फॉर्मूला बिना n के भी होता है, n के साथ भी होता है, ठीक है। अब बात करेंगे लेंज का नियम। अब लेंज जी आ गए, इन्होंने कहा भैया अच्छा ठीक है। अब देखो हाई स्कूल में क्या पढ़ते हैं भैया, जो फैराडे का हमारा दूसरा नियम होता है, ये हमें लेंज का नियम बता दिया जाता है, पहला नियम जो होता है उसी को लेंज का नियम कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, लेंज का नियम बिल्कुल अलग है, ठीक। और लेंज ने क्या बताया था, देखो भैया जिस कारण वो उत्पन्न हो रही है उसी कारण का विरोध कर रही है, कौन, धारा। हमने भी आपको बताया कि हमने भैया फ्लक्स में क्या किया, परिवर्तन किया। फ्लक्स में क्या किया, परिवर्तन। जब हम फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हैं तो इसी की वजह से तो धारा उत्पन्न हो रही है। क्या उत्पन्न, धारा, कौन सी धारा उत्पन्न हो रही है, प्रेरित धारा। कौन धारा उत्पन्न हो रही है, अब फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से धारा उत्पन्न हो रही है, और इसी ये फ्लक्स का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। मतलब कहने का क्या हो रहा है, जैसे कि आप ही लोग हैं, जिस कारण उत्पन्न हुए उसी कारण का विरोध करते हो। मतलब कई बार बच्चे हम देखते हैं मम्मी पापा से भिड़े जा रहे हैं, क्यों भैया, जिस कारण उत्पन्न हुए उसी कारण का विरोध कर रहे हैं। तुम हमें नहीं समझ रहे, हम ये करना चाहते हैं, वो करना है ना, होता नहीं होता है, नॉर्मल सी बात है। यानी जिस कारण जो उत्पन्न होता है भैया उसी का विरोध करता है, इसी क्या कहा जाता है, लेंज का नियम। ये क्या बताया, लेंज के नियम के अनुसार जब किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह उत्पन्न होती है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब अच्छा ये बताओ, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत कैसे कार्य कर रहा है भैया, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत होता है भैया, ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। ये तो हमें पता है। अच्छा ठीक है, ऊर्जा संरक्षण नियम बता गया, लेकिन ये वर्क कैसे करना है, तो हमें इतना तो पता ही है कि हमने क्या किया अभी पीछे, कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच में क्या करते हैं, अपेक्षिक गति, क्या करते हैं,
किसी चुंबक व कुंडली के बीच में क्या करते हैं भाई साहब, अपेक्षिक गति करते हैं। तो उसमें जब अपेक्षिक गति कर रहे हैं तो उसमें किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। जब किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो रहा है, इसी क्या बोलेंगे भैया, ये हमारे ऊर्जा संरक्षण पे कार्य करता है। याद रहेगा, एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जब किसी चुंबक व इस संरक्षण, तो ये ऊर्जा संरक्षण के काट देना पूरा, ठीक है। तो मतलब ये जो एक्स्ट्रा बार बोल, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य का अनुपालन किया, किस प्रकार करता है इसके बारे में बात करेंगे। तो जब चुंबक व उत्तेजित ध्रुव को कुंडली के समीप ले जाते, जब चुंबक के उत्तेजित ध्रुव क्या करते हैं, कुंडली के समीप ले जाते, तो कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र की ओर वाला सीधा सिरे उत्तरी ध्रुव की ओर प्रकाशित करता है। अतः चुंबक को कुंडली की ओर ले जाने में या ले जाने के लिए बाह्य बल द्वारा कार्य किया जाता है। क्या करते हैं, चुंबक को कुंडली को ले जाने में बाह्य बल द्वारा क्या किया जाता है, कार्य करना पड़ता है, जो कि ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है। अतः यह कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित करता है। आए समझ में, यानी कि जो भैया कुंडली को तुम ले जा रहा चुंबक को कुंडली के पास में, तो उससे क्या हो रहा है भैया, एक बल कार्य कर रहा है जो कि ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, हमारा एकत्रित हो जाता है, ठीक है। जो कि क्या करता है, ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है। आए समझ में। फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की बात करते हैं, ठीक है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ये नियम बहुत बार बता चुके हैं, अब तो यार याद कर लो एक बार, नहीं कर पाओगे तो क्या, चैप्टर बहुत लेंदी नहीं है, मुश्किल से ये मान लो तुम 1 घंटे, तो अगर 1 से 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। 1 घंटा ना सैया खेलो, ना फोन चलाओ, शांति से पढ़ लेते हैं, है कि नहीं। तो शांति से पढ़ो। दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे तो उसके पास की दोनों उंगलियों को, अंगूठा ऐसे दिखाया तो होगा बच्चों ने किसी ने किसी, है ना, तो अंगूठा तथा उसके पास की उंगलियों को जब हम क्या करते हैं, एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं, तो इस प्रकार फैलाते हैं कि यदि पहली उंगली की जो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र व अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है, ठीक है, और दूसरी उंगली प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। दूसरी उंगली क्या करती है, प्रेरित धारा को दिशा को बताती है। पहली उंगली क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को, तथा दूसरी उंगली हमारी क्या करती है, प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक पर सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करते हैं ना। फॉर्मूला क्या होता है इसका, Q बराबर VBL इसका फॉर्मूला होता है हमारे। अब प्रूफ करते हैं, देखो पर थ्योरी समझना, थ्योरी की इतनी कठिन नहीं है, पर सब समझेंगे ना मजा आएगा आपको, समझिएगा। क्या कह रहा है, एक समान L लंबाई के हमारे पास एक चालक क्षण YZ है। हमारे पास क्या चालक क्षण, हमारे पास क्या है भाई साहब, एक Y है, एक हमारे पास क्या Z है, क्षण का नाम लिया हमने Y, ठीक है, जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से दाईं ओर गतिमान है। दाईं ओर क्या कर रही है, चली जाए, कहां जा रही है, दाईं ओर गतिमान है, ठीक है। चालक के भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार नीचे की ओर जेड सिरे से की ओर एकत्रित होने लगते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार नीचे की ओर जेड सिरे पर एकत्रित होने लगते हैं। जब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसका मोशन कर रहे हैं, मोशन चला रहे हैं, तो ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां, नीचे की ओर हमारे एकत्रित होने लगते हैं। फोर्स का काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है, क्योंकि जब गति करती है तो इलेक्ट्रॉन थे, वैसे तो इसके अंदर विद्युत बल था, कौन सा बल था, वैद्युत बल था। फिर लेकिन जब गतिमान हो गया तो चुंबकीय बल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन एक चीज समझना, जैसे मान लो ये हमारे पास वैद्युत बल का मान है, ठीक है, अब ये हमारे पास चुंबकीय बल का मान है। अब हमने गति करना स्टार्ट किया, चलाना चालू किया, जब हम गति करा रहे हैं इसकी, धीरे धीरे चुंबकीय बल का मान क्या हो रहा, बढ़ रहा, और वैद्युत बल का मान क्या कर रहा, घटा। एक स्थिति ऐसी है कि दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे, समझना। अभी हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो नीचे चले गए सारे, तो ऊपर वाला सीधा क्या हो गया हमारा, जितना बेसिस हो जाता है। तो हम समझ गए कि जो चुंबकीय बल है हमारा एफ एम, ठीक है, चुंबकीय बल फॉर्मूला क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, और लंबवत गति कर रहा है तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। फॉर्मूला आएगा एफ एम बराबर हमारे पास क्यू वी बी आएगा, ठीक है, क्यू वी बी आया समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या बोलेगा, अगर हम इसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र निकालें, क्या निकालेंगे। अब ये कोई पूछेगा वैद्युत क्षेत्र क्यों निकालना है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का मान तो घट रहा है और चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या करता है, बढ़ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र हम निकाल चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र भी निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हमारे पास एफ ई बराबर ई क्यू, ठीक है। कैसे आया ई क्यू भैया, ये आया हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें ये भी पता है कि जो वैद्युत बल है, ठीक है,
ठीक है, जो वैद्युत बल है वो हमारा क्या है, चुंबकीय बल के क्या है, बराबर है। यानी कि हमारा जो Fe है वो हमारा Fm के बराबर है। यहाँ Fe का मान क्या किया हमने, EQ मान रखा है, यहाँ पे हमने क्या मान रखा है, यहाँ QVP साइन थीटा, ये तो मान रखा है। सॉरी सॉरी सॉरी, साइन थीटा तो हमने हटा ही दिया ना, साइन थीटा हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो QVB, ठीक, इतना तो हमें आएगा। Q से Q क्या होगा, कैंसिल, यहाँ पे E बराबर आ गया VB आ जाएगा, और E बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है V अपॉन में L। लेकिन बेटा यहाँ पे हम V नहीं रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे, V क्यों नहीं रखेंगे, V तो 2 हो जाएंगे, तो हम इसको E मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, E। यहाँ पे जो ये स्मॉल E है वो विद्युत वाहक बल है, क्या काम करेगा, वैद्युत वाहक बल का काम करेगा। ये वैद्युत क्षेत्र था, वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है वोल्टेज बटे में लंबाई, है ना। तो E बराबर हो गया स्मॉल E, यानी E हमारा जो है क्या है, वैद्युत वाहक बल है, क्या है, वैद्युत वाहक, ये आप याद रखिए, ठीक है, वैद्युत वाहक बल EMF, ठीक, कैपिटल E से नोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कैपिटल E भी दिया गया है, ठीक, समझ में आया ना क्यों माना हमने। E बराबर आ गया हमारे पास E अपॉन में L, ठीक है, E बराबर स्मॉल E अपॉन में L और VB, है ना, इसको दबा दीजिए, E बराबर VB, ठीक है, ठीक है, E बराबर VBL, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सूत्र आया समझ में, ठीक। तो आए यहाँ पे समझ में। अब देखो हम यहाँ से तुम्हारे नोट्स जो है वो जनरेट कर दिया करेंगे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर नोट्स को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको हैंड रिटन नोट्स दे दिया करेंगे, ठीक है, आया समझ में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में तो थीटा कौन होगा, क्या बोलेंगे यहाँ पे, ओमेगा कोणीय से, ओमेगा लिख देंगे बेटा यहाँ पे, ओमेगा कोणीय वेग से गुणन करती हुई L लंबाई की छड़ के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। मान लीजिए हमारे पास एक चालक छड़ है जो बिंदु O पर किलकित है, क्या है किलकित, मतलब क्या होता है, किलकित समझ पा रहा हूँ, ठीक है, किलकित समझ पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ, मतलब इसे छड़ है हमारे पास चौड़ी चौड़ी, हम क्या करें, एक साइड से कीली से गाड़ दें, कट, है ना, और जब कीली से गाड़ दे तो क्या करें, घूमेगी, भाई इधर से गड़ी हुई है कीली से, बाकी ये तो ऐसे से घूमेगी ना। तो किलकित कहाँ है, एक सिरे पर किलकित कर रखा है, जो क्या करते हैं, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। मान लीजिए कि इसका ये जो सिरा है वो डी ओमेगा कितना है, लंबाई हमने मान लीजिए एक्स मान लिया है, कितना मान लिया है, या एल मान लीजिए, ठीक है, टोटल लंबाई कितनी है, एल है। हम क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे, रेखीय वेग, क्या निकालेंगे, रेखीय वेग, फॉर्मूला क्या होता है, रेखीय वेग बराबर ओमेगा गुणे, यहाँ पे हमारे आएगा एक्स, एक्स क्या हो गया यहाँ पे, तो भाई साहब फॉर्मूला होता है रेखीय वेग बराबर हमारा कोणीय वेग गुणे लंबवत दूरी। हम मान लेते हैं लंबवत दूरी हमारी कितनी है, एक्स, आया समझ में, ठीक है, ये हमने वी निकाल लिया। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा वैद्युत वाहक बल का, वैद्युत वाहक, है ना, तो वैद्युत वाहक बल हमारा होता है ई बराबर फॉर्मूला वी बी, और जो एल था यहाँ पे डीएल मान लेते, क्या मान लेते इसको, डीएल या डी एक्स मानिए भाई साहब, क्योंकि एक्स तो हमने ऊपर लंबाई मान रखी, अब एल मानोगे तो गलत हो जाएगा, या तो दोनों को एल एल मान लो, लंबाई एल मान लीजिए, या तो एक्स मान लीजिए, हमने यहाँ पे क्या मान लिया, एक्स मान, ठीक है। ई बराबर हमारा चलता रहेगा, वी का मान रखिए यहाँ पे ओमेगा एक्स बी डी एक्स, ये हो जाएगा। हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों को समाकलन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, समाकलन, ठीक, करने पर जैसे समाकलन करेंगे तो यहाँ पे आ गया ई बराबर ओमेगा एक्स बी डी एक्स हो जाएगा, जी लिमिट लगाते हैं 0 से ई, इसकी लिमिट लगाते हैं हम लोग, क्या करते हैं 0 से एल कर देंगे, हाँ बढ़िया लग रही है, फिर लंबाई शुरुआत में 0 नहीं होगी, चूंकि छह शुरुआत में कितना रहा होगा, 0 रहा होगा, बाद में कितनी मान लेते हैं, चूंकि हमारा बी हो गया, मतलब विद्युत वाहक बल हमारा ई हो गया, और लंबाई हमारी क्या हो गई, एल हो गई। तो अब आपको यहाँ तो समझ में आ गया, लेकिन अब देखो, अब जो डी के साथ होता है वो अंदर रहेगा, यानी एक्स तो अंदर रहने वाला, लेकिन बाकी सब कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो देखो, तो हमने क्या किया, E बराबर पावर लगाया 0 से E, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, B और को और ओमेगा को ले आते हैं बाहर, अंदर बचा x इंटू डी एक्स। अब x की पावर कितनी है, 1, फॉर्मूला को लेंगे समाकलन में, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, यानी जितनी भी पावर है उसमें जोड़ देंगे, उतनी पावर क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे, है ना। यानी कि फॉर्मूला क्या खोला भैया, x की पावर, ठीक है, x की पावर n बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। हाँ सभी बार बार फॉर्मूला काहे लिखते हो, वो बच्चे से बार बार बोलते हैं, बेटा हमारे पास कुछ बच्चे नए नए भी देखने आ जाते हैं, तो जो नए नए हैं उनको सोचिए ये फॉर्मूला ही नहीं आता है, तो बेटा बताना पड़ेगा ना, क्या करेंगे, अब इसका समाकलन भी कर देते हैं, इसका भी हमने कर लिया, तो इसका तो आ जाएगा ऐसे ही, और लिमिट लग देंगे 0 से e, और b ओमेगा चलता रहेगा, इसका करेंगे तो x की पावर हो जाएगा 2 अपॉन में 2, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं 0 से l, लिमिट अप्लाई कीजिए, अपर माइनस लोअर, ठीक है, अपर माइनस लोअर, यहाँ पे हाफ आगे आ जाएगा b ओमेगा, फिर अपर माइनस लोअर यानी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो e बराबर आ गया हाफ b ओमेगा स्क्वायर, यानी कि हाफ बा वाले स्क्वायर।
अब हम बात करते हैं भंवर धारा की। तो भंवर धाराएं क्या होती है, सुनिएगा कि तो अब हम बात करते हैं भंवर धारा की। तो बेटा भंवर धाराएं क्या होती है कि जब किसी धातु के टुकड़े को हम चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हैं, क्या करते हैं, जब किसी धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो उसके भीतर कुछ चक्करदार धाराएं उत्पन्न होती है। किस धारा उत्पन्न होती है? कुछ चक्करदार धाराएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। इनकी खोज वैज्ञानिक कोक ने की थी। किसने की थी बेटा? वैज्ञानिक कोक ने। इसलिए इन्हें कोक धारा भी कहा जाता है। ये धारा इतनी प्रबल होती है, इतनी प्रबल होती है कि जो टुकड़ा आप रखते हो ना एकदम लाल होता है। देखा ना कई बार आपने, जब आप देखा हो जब वो पीटते हैं हथौड़े वगैरह से बहुत गर्म कर देते हैं, एकदम लाल लाल कर देते हैं, उस प्रकार से निकल देता है। आपने इसका इस्तेमाल भी देखा होगा, जैसे सोनार वगैरह जो होते हैं, जब वो सोना वगैरह पिघलाना होता है तो एक गिलास टाइप का होता है चीनी मिट्टी का, उसमें रखकर वो एक भट्टी में रख देते हैं, फिर भट्टी को ढक्कन को बंद कर देते हैं। तो जो भट्टी होती है उसको पेड़ भट्टी कहते हैं। क्या कहा जाता है? पेरण भट्टी कहा जाता है। उस भट्टी में ये चक्करदार धाराएं उत्पन्न होती है, इसका ये उपयोग के ही अंतर्गत आती है। ठीक है, तो भैया तो ये क्या करता है, उसको पिघला देता है, लाल तत्त कर देता है, एकदम देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे क्या कह रहा है भैया? विद्युत रेलगाड़ी में ब्रेक की बात कर रहा है, मतलब इसी के एक उपयोग है ये। ठीक है, पेरण भट्टी भी आप लिख सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया। ठीक है भाई, उसमें क्या होता है, भंवर धारा उत्पन्न की जाती है, जिससे क्या होता है लोहा या चांदी या सोना सब पिघल जाता है। अब विद्युत रेलगाड़ी ब्रेक कैसे लगती है? तो इसमें गुणित ड्रम पर भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, जो कि ड्रम को बल लगाकर रोक देता है। मतलब जो ट्रेन होती है उसके नीचे बड़े बड़े ड्रम लगे। ड्रम मतलब ये नहीं तुम नीला नीला ड्रम आता है जो वो लगा हुआ है, नीला वाला नहीं जिसमें वो भरा गया था, बोलो नहीं। अब हम ड्रम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? नॉर्मल एक लोहे के बॉक्स बनाए जाते हैं, वो लगे होते हैं ना, गोल गोल ड्रम टाइप के। वो क्या करते हैं? ब्रेक के पहिए को टच करते हैं, मतलब गाड़ी के पहिए क्या करते हैं? टच करते हैं। तो टच कैसे करते हैं? जब इसमें गुणन गति करते हैं, घूम रहे होते हैं, भंवर धारा उसमें उत्पन्न होने लगती है। भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण उसमें क्या करता है? बल आघूर्ण कार्य करता है, कार्य करता है, जो क्या करता है? ड्रम को बल लगाकर रोक देता है। इससे हमारी क्या रेलगाड़ी की ब्रेक लग जाती है। आपने सुना होगा कि रेलगाड़ी में एकदम से ब्रेक नहीं लगाई जाती, स्लोली स्लोली लगाई जाती, चाहे कोई भी उसके आगे आ जाए, चाहे क्यों ना, क्योंकि एकदम से ब्रेक लगाने पर भंवर धाराएं अधिक उत्पन्न हो जाएंगी, इससे बल आघूर्ण बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा और अचानक से गाड़ी में हादसा होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इस वजह से। ठीक है बेटा, अब आता है भैया हमारा स्वप्रेरण। स्वप्रेरण मतलब स्वयं उत्पन्न हो जाए, है ना? स्वप्रेरण समझ रहे हो ना? अपने आप सेल्फ मोटिवेट की बात कर रहे हैं। तो अब बैठे भैया, आज हमें मोटिवेशन आ गया, आज अब 15-20 पन्ना पढ़ेंगे, है ना, 15-20 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन वो शायद 2-4 मिनट का ही होता है तुम्हारा, कोई बात नहीं, आएगा कभी ना कभी फुल टाइम वाला। जब घर की समस्याएं आएंगी, लोगों के सताने पड़ेंगे, तो फुल टाइम मोस्टली देखो काम करने का मन भी करेगा, जो अभी नहीं करेगा। अरे सारी बेजी थी, बहुत खूबसूरत है, सुनिएगा। मैं तेरे पैरों में भी सर रखकर तुझे मना, मैं तेरे पैरों में भी सर रखकर तुझे मना लूंगा, बस शर्त यह है कि मेरे झुकने में तुझे गुरूर नहीं, फक्र महसूस। तेरे आगे बढ़ते हैं। तो आगे रहा कि स्वप्रेरण। स्वप्रेरण क्या होता है कि जब किसी धातु के मुख्य मान में परिवर्तन किया जाता है। जब क्या करते हैं? किसी धातु के मुख्य मान में क्या करते हैं? हम लोग परिवर्तन करते हैं। तो भाई मुख्य धारा का जो मान है हमारा आई, उसमें अगर आप परिवर्तन कर रहे हैं तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स के मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। अब फैराडे का नियम पढ़ रखा। फैराडे जी क्या कहता था कि भैया अगर धारा के मान में परिवर्तन करते हो, मुख्य धारा के मान में परिवर्तन करते हो, तो फ्लक्स के मान में अगर परिवर्तन हो गया तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जो कि तो प्रेरित धारा बहने लगती है। तो प्रेरित धारा सदैव मुख्य धारा क्या करती है? विरोध करती है। प्रेरित धारा सदैव क्या करती है? मुख्य धारा का विरोध करती है। ठीक है, इस घटना को ही स्वप्रेरण कहा जाता है। समझ में? इन्होंने क्या बताया भैया? तो सिंपल सी बात है, अगर हम मुख्य धारा का मान बढ़ाएंगे तो प्रेरित धारा का मान विपरीत दिशा में बढ़ेगा। तो ये विरोध कर रही है ना, विरोध मतलब क्या? विपरीत चलना पड़ेगा, विपरीत दिशा में इसका मान बढ़ेगा। लेकिन अगर हम मुख्य धारा को घटा दें तो प्रेरित धारा क्या होगी? उसी की दिशा में चलेगी। ठीक है, ठीक 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 ठीक, समझ में आया? तो हमने क्या बताया भैया, जो स्वप्रेरण है हमारा, जो कि कुंडली में प्रवाहित धारा जो है वो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के अनुपाती होता है। फ्लक्स ग्रंथिकाओं संख्या भैया हमारे पास एन हमारे फेरों की संख्या है, 5 हमारा फ्लक्स है, जो कि इसको बोलते हैं पूरे को फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। क्या बोलते हैं? फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, जो कि धारा की क्या होती है? अनुपाती। आपको इतना तो पता ही कि जब अनुपात जब साइड तो वहां पे कांस्टेंट आता है, यहाँ पे n5b आ जाएगा हमारे पास। तो L बराबर आ गया n अपॉन में I अपॉन में n5b, ये हमारे पास का फॉर्मूला आ गया। आए समझ में? ठीक, आगे बढ़ा जाए।
आगे हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पे वही बताया जो हमने पीछे था कि N5B जो हमारा होता है वो क्या धारा के अनुपाती होता है, इसलिए N5B बराबर हमारे पास आ गया L अपॉन में I, तो L बराबर आ गया N5B अपॉन में क्या बोलेंगे, एकांक धारा। क्या धारा मान लेते हैं हम लोग, एकांक, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, एकांक धारा में कुंडली का स्वाप्रेरण गुणांक दिखाओं की संख्या के क्या होता है, बराबर। ठीक, ये आपने लिख रखा है। अब अगर हम वैद्युत वाहक बल के पदों में बोले तो हमने फैराडे का नियम पढ़ रखा था, लिखेंगे फैराडे के नियम से। तो फैराडे जी ने क्या नियम दिया था, ई बराबर माइनस का N5B अपॉन में डेल्टा टी, है ना। तो सिंपल सी बात समझो, अगर है तो अब आगे हम क्या करेंगे, तो यहां से अगर आप एक चीज फॉर्मूला निकाल लें इस वाले फॉर्मूले, तो इसको यहां भेज सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया LI बराबर N5B, है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है N5B, तो N5B हमारे किसके बराबर हो गया, माइनस का LI अपॉन में डेल्टा टी। देखो एक चीज समझो, यहाँ पे भी डेल्टा लगता है, वही वाला डेल्टा यहाँ रख दिया, ठीक है। तो हमें क्या करता है, एल का केवल मान निकालना, तो ये गुणे में है, ये किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, तो एल बराबर माइनस का ई अपॉन में डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी, ये हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला, ठीक है। स्वाप्रेरण का फॉर्मूला आ जाएगा, आया समझ में। फिर आगे हमारे पास बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है कि लंबी परिनालिका के लिए स्वाप्रेरण गुणांक निकाले, ठीक है। परिनालिका के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र पता होना चाहिए, परिनालिका के लिए क्या पता चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र, वैसे चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल, ये हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, अभी निकाला हमने फैराडे का नियम वाला वैद्युत वाहक, हम क्या करते हैं यहाँ पे स्वप्रेरण का फॉर्मूला लगाते हैं, किसका लगाते हैं, स्वप्रेरण का, ठीक है। तो स्वप्रेरण गुणांक लगाए, गुणांक एल को, ठीक है। स्वप्रेरण गुणांक लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, एल बराबर हम लगाएंगे N5B अपॉन में आई लगेगा, तो एल बराबर चलता रहेगा। भाई साहब यहाँ पे 5B आपको फॉर्मूला पता है, 5B बराबर क्या होता है हमारे पास, BA होता है कि नहीं होता। यहाँ पे क्या करेंगे, NBA अपॉन में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, एल चलता रहेगा, NB का मान हमें कितना निकाल रखा, म्यू नॉट NI अपॉन में एल, और साथ में क्या हो गया, ये आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एन का एन से गुणा कर दें तो एल बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर म्यू नॉट ए अपॉन में एल। आया ये फॉर्मूला आपको समझ में, ठीक है। या तो फिर आप एक काम वो भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई साहब, हम यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या, एन स्क्वायर म्यू नॉट एन स्क्वायर, ए जगह लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास, एल। ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये मत सोचो, देखो अरे एक चीज समझे पहले, देखो कोई दिक्कत नहीं है, ये एल हम इसको स्मॉल कर देते हैं क्योंकि दो एल लगा है ना, फिर तो ये लंबाई वाला एल है, ठीक है, और वो स्वप्रेरण वाला एल है, दो एल आ जाएंगे, तो आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, आगे बढ़ा जाए। तो अगली हेडिंग हमारे पास कह रही है कि समतल वृत्ता का कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। अगर हम आपसे पूछे कि समतल वृत्ता का कुंडली का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें इतना याद होना चाहिए कि बी बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 r, ये फॉर्मूला होता है। एन तो हमारी कुंडलियों की संख्या, इसलिए हमने मान लेते हैं ना, तो यहाँ पे एन फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन हमें क्या निकालना है, स्वप्रेरण गुणांक हम लगाएंगे स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है। तो स्वप्रेरण गुणांक का बच्चा फॉर्मूला होता है हमारे पास एल बराबर N5B अपॉन में आई, क्या होता है, N5B अपॉन में आई, ठीक है। तो ये अब हमने पढ़ रखा है कि 5B बराबर हमारे पास होता है BA, क्या होता है, जब इसको यहाँ रखेंगे आके, तो एल बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, N5B जगह, 5B जगह क्या आ जाएगा, BA अपॉन में क्या रहेगा, आई। यहाँ पे एल चलता रहेगा, एन हमारा ये रहेगा, बी का मान हमारे पास दिया गया है म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r, है ना। फिर साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए, और नीचे अपॉन में आई, तो ये आई से ये आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ गया हमारे पास एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर, एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर, और एक जगह हम फॉर्मूला बोलेंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास 2r, तो एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एल बराबर आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई अपॉन में 2, ये इसका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आया समझ में। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब ऊर्जा की बात करते हैं, तो हमें इतना पता है कि जब किसी कुंडली को हम समीप ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं चुंबक से, तो क्या होता है उसमें, उसके फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से क्या होता है भैया, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो विद्युत वाहक बल द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, हमें कुंडली की
संचित स्थित ऊर्जा कहते हैं। क्या कहा जाता है भैया, विरोधी विद्युत वाहक बल द्वारा क्या कहता है, विपरीत किया गया कार्य। क्या किया गया, विपरीत किया गया कार्य। ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है, इसे स्थिर ऊर्जा कहते हैं, इसको यू से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला होता है यू बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि अच्छा चलिए ठीक है प्रूफ करके दिखाइए, तो हमें पता है कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है भैया बल, बल नहीं होता सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहाँ फॉर्मूला आएंगे v बराबर E बराबर W अपॉन में, ये तो पढ़ रखे V, यहाँ पे जो E है वो V का काम करता है, वैद्युत वाहक बल का है ना, E यानी विभव हो गया हमारे पास, यहाँ भेजिए तो यहाँ पे कार बराबर फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे वहां पर W का फॉर्मूला आ जाएगा E इंटू डी क्यू। ठीक है, ये लिख देंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है चलिए, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, यहाँ पे D की जगह भी यहाँ लगा देते हैं, यहाँ D लगा देते हैं, फॉर्मूला पढ़ रखा हमने, ये फॉर्मूला पढ़ रखे L बराबर माइनस का E अपॉन में डेल्टा I अपॉन में डेल्टा, ई का मान निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा एल इंटू डेल्टा आई यानी डी आई अपॉन में डी टी, ये हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा मतलब डी होता है, यहाँ पे रखेंगे आगे, तो डी डब्ल्यू चल रहा था हमारे पास, ई चल रहा था और डी क्यू चल रहा था। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस ई की जगह ये पूरा मान दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एल इंटू डी आई अपॉन में डी टी, साथ में क्या चल रहा है यहाँ पे डी क्यू चलेगा। अब हम इतना तो पढ़ ही रखे कि क्यू बराबर होता है हमारा कितना, आई टी, कितना होता है, आई टी होता है। तो हम क्या करते हैं, इस क्यू की जगह हम आई टी रख देते हैं, क्या कर देते हैं, तो यहाँ पे एल डी आई अपॉन में डी टी चल रहा था, इस जगह डी आ गया, यहाँ पे आई डी टी है ना, क्यू बराबर क्या रख दिया, आई टी रख दिया। तो डी डी और टी टी कैंसिल, डी टी कैंसिल हो जाएगा हमारा, डी टी कैंसिल बचा आई, तो यहाँ पे क्या बचा, डी डब्ल्यू बराबर एल आई डी आई बचेगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों बच्चों में समाकलन का निशान लगाते हैं, कार्य शुरुआत में जीरो रहा होगा, धारा हमारी शुरुआत में कितनी होगी, जीरो रही होगी। ठीक है, लिमिट लगाते हैं डब्लू और यहाँ पे इसकी लगा देते हैं आई क्योंकि धारा है। ठीक है, अब देखिएगा सुनिएगा, तो हमें इतना पता है जो डी के साथ होता है वो अंदर, बाकी सब क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे लिमिट हमारी लगेगा जीरो से डब्लू, डी डब्लू चलता रहेगा, यहाँ पे हमारा क्या एल बाहर निकल जाएगा, एल बाहर निकल गया, अंदर बचा आई और डी आई है ना, और लिमिट लगेगी जीरो से लग जाएगी। अब हमने क्या किया बेटा यहाँ पे, तो हम इसका करेंगे समाकलन। हमें इतना पता है कि एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस, यानी जितनी भी पावर है उसमें हम एक जोड़ देंगे, उसको हम यहीं पे नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेंगे तो केवल डब्ल्यू बचेगा, लिमिट लगाएंगे जीरो से डब्ल्यू। ठीक है, एल हमारा बाहर चलता रहेगा, आई का हो जाएगा आई स्क्वायर बाई टू, और लिमिट लगाएंगे हम लोग कितनी, जीरो से लगेगा। अपर माइनस लोअर हमारा फॉर्मूला, अपर मतलब डब्ल्यू माइनस जीरो है ना, क्या आ गया बराबर एल, एक बटे दो हम आगे लिख देते हैं और इसका कर देंगे तो यहाँ पे आएगा एल स्क्वायर माइनस का जीरो का स्क्वायर, तो जीरो हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे डब्ल्यू बराबर आ गया हाफ एल आई स्क्वायर। अब इतना तो पता ही किया गया, कार्य जो होता है वो ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए फॉर्मूला आएगा यू बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। इतना तो आप ये समझ है ना, आया समझ में, ये हमारा ऊर्जा का सूत्र आ गया, इसी की हम लोग बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे तीन ऊर्जा के सूत्र पढ़े आपने, क्या के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, यू बराबर हाफ सी बी स्क्वायर और एल बराबर यू बराबर हाफ एल आई स्क्वायर, है ना। ऐसे कई सारे संबंध है आपके पास। फिर नोट क्या कह रहा है कि इस प्रकार समांतर प्रेरण संधारित्र के भीतर एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का ऊर्जा घनत्व का जो सूत्र होता है हमारे पास यू नॉट से हम उसको करते हैं, और फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है, और ये वहां पे प्रूफ भी कराया जाता है, यहाँ पे पूछा गया है तो बता दिया जाता है। ठीक है, फिर स्वप्रेरण का प्रदर्शन की बात करते हैं हम लोग, तो क्या कह रहा है, स्वप्रेरण को प्रयोगशाला में प्रदर्शित करने के लिए चित्र में प्रदर्शित समायोजन का प्रयोग किया जाता है, यानी जो चित्र हमारे बनी दो कुंडलियां बनी हुई है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, किया जाता है। परिपथ में कुंजी K1 को दबाकर धारा नियंत्रक को इस प्रकार से करते हैं, चित्र को क्या करते हैं, कुंजी को दबा दिया जाता है, कुंजी को दबाकर धारा नियंत्रक को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि बल्ब मंद मंद प्रकाशित होता है। कई बार देखा होगा आपके यहाँ घर में, जो जब वोल्टेज कम हो जाता है तो बल्ब क्या होता है, धीमे धीमे जलते नहीं जलते, तो मंद मंद प्रकाशित होता रहता है यदि कुंजी को छोड़ दिया जाए। नहीं देखा आपने, कई बार हम लोग क्या करते हैं, स्विच को बीच में रोकने की कोशिश करते हैं, मतलब स्विच को ना बंद करेंगे ना चालू करेंगे, बीच में रोकेंगे, मजा आती है। तो इस स्थिति में क्या होता है भैया, जो बल्ब होता है वो मंद मंद जलता है, प्रकाशित होता रहता है, ये कुंजी को छोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, अचानक से कुंजी छोड़ दी जाएगी तो बल्ब जलता है और तब फिर बुझ जाता है। इस कारण का, इसका यह कारण है कि धारा का मान नगण्य समय में शून्य हो जाता है। मतलब अचानक से जब आप छोड़ोगे धारा को, मतलब अचानक से स्विच दबा दी, पहले बीच में रोक के रहे उसको, अचानक चट्टे से दबाएंगे तो क्या होगा, बहुत कम समय में, नगण्य समय में क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक, तो शून्य होने जाता है, तो इस कारण
क्षणिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे बल्ब का क्षणिक प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। क्या उत्पन्न होती है? क्षणिक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, बल्ब चमक उठता है। यही कारण है कि कभी कभी स्विच को अचानक से बंद कर देने पर बल्ब क्या हो जाता है? हमारा फ्यूज हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है, कई बार जब तुम छोड़ दोगे अचानक से, या फिर कई बार अपने आप भी जब तुम चालू करोगे बंद करोगे, बल्ब क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। उसमें क्या होती है? क्षणिक धारा प्रवाहित होने लगती है। आया समझ में? रीजन समझे आप? कई बार आपने इसका महसूस किया होगा। अब बात करते हैं अन्योन प्रेरण की, है ना। स्वप्रेरण तो पढ़ लिया, अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण मतलब जो परिवर्तन हम अपने में करें और आप भी उससे परिवर्तित हो। जैसे आप देख पा रहे होंगे, हमारे वृंदावन के एक महान संत हैं, हमारे गुरु भी हैं, देवानंद महाराज जी। तो उनसे को देख कर लोग, कितने लोग आजकल मोटिवेट हो रहे हैं। बहुत लोग जब देखते हैं उनके प्रति उसे कार्य करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो अब ऐसा कैसे हो पा रहा है भैया? कि वो अन्योन प्रेरण का कार्य करते हैं। मतलब अगर आप एक कुंडली के माने परिवर्तन करते हैं, अपने अंदर आप परिवर्तन करते हैं, एक कुंडली के माने परिवर्तन करते हैं, दूसरी कुंडली में अपने आप परिवर्तन हो। इसी को क्या कहते हैं? अन्योन प्रेरण। मतलब कहना क्या चाहता है कि जब दो कुंडलियों को हम एक दूसरे के समीप रख देते हैं, तो उसमें से जब एक कुंडली के धारा के मान में हम क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो पास रखी दूसरी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स में क्या होने लगता है? परिवर्तन होता है। मतलब दूसरी कुंडली के फ्लक्स में माने परिवर्तन, हम पहली वाली कुंडली में धारा के माने परिवर्तन कर रहे हैं और दूसरी कुंडली के फ्लक्स में अपने आप परिवर्तन होने लगता है। परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। यह घटना अन्योन प्रेरण कहलाती है। आज समझ में? ठीक। लेकिन साथ में कह रहा है जिस कुंडली में मुख्य धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है उसे प्राथमिक कुंडली, जिस कुंडली के फ्लक्स में मान में परिवर्तन होता है उसे द्वितीय कुंडली कहते हैं। आज समझ में? तो हमने क्या बताया अभी? तो हमें इतना समझ में आ गया कि जो पहली कुंडली की हमारी धारा है, तो दूसरी कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के क्या होता है? हमारा अनुक्रमानुपाती। समझ गए? ठीक। चलिए, पहली कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, दूसरी कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। जब हम इस अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएं तो कांस्टेंट आएगा, तो आगे हमारा n5d2 यानी m आया। तो ये जो m है हमारा, यही है अन्योन प्रेरण गुणांक। ठीक है, ये हमारा क्या है? अन्योन प्रेरण गुणांक। आया समझ में? तो हमने फॉर्मूला निकाला यहाँ से m बराबर, तो m बराबर हमारे पास आएगा n2 5v2 अपॉन में i1। अगर हम यहाँ से एक परिभाषा अगर पूछा अन्योन प्रेरण की क्या हो जाएगी, तो एकांक मान लीजिए। क्या कर लोगे? एकांक मांगोगे। तो मतलब कि एकांक धारा में क्या बोलेंगे? एकांक धारा में जब ऐसा बोल सकते हैं, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। द्वितीय कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है यदि पहले कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक, यदि पहले कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक तो हमारा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आया समझ में? कितना इजी है परिभाषा। अब बात करते हैं क्या? ई के पदों में विद्युत वाहक बल। तो हमने भैया फैराडे का नियम पढ़ रखा। ई बराबर हमारे पास होता है माइनस का n5b अपॉन में डेल्टा टी। हमें डेल्टा नहीं होता। ठीक, अब समझते। ठीक, तो हमने क्या किया? तो यहाँ पे हमने दो दो लगा देंगे क्योंकि भाई दूसरी कुंडली के लिए था, तो हमें तो पता ही है। फिर पीछे फॉर्मूला पढ़ा हमने, m बराबर हमने क्या पढ़ रखा है? n2 5b2 अपॉन में नीचे क्या था हमारे पास? i। इसको दे दीजिए, तो हमारे पास क्या आएगा? n2 5b2 इसके बराबर हो गया mi1 के आएगा। इसको यहाँ रखिए आगे, ई बराबर चलता रहेगा माइनस का n2 5b2 किसके बराबर हो गया? mi के। तो देखो m, ये वाला डेल्टा लगा दी तो डेल्टा i1 अपॉन में डेल्टा t आ जाएगा। इसको इधर ले आइए, तो m बराबर हमारा क्या होगा? ई माइनस का डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी। ये हमारा क्या आ गया? फॉर्मूला। लेकिन ये i1 रहेगा। ठीक है, अगर चाहो तो यहां से भी तो परिभाषा निकाल सकते हो। इसको बोलेंगे धारा परिवर्तन की दर। क्या बोलेंगे? धारा है ऊपर जिस समय दिया गया, धारा परिवर्तन की दर। तो क्या बोलेंगे? हम इसको एकांक मान लेते हैं। धारा परिवर्तन की दर हमारी क्या मानी हमने? एकांक। तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है यदि प्रथम कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक। यदि प्रथम कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या हो जाए? एकांक हो जाए। आया समझ में? ठीक, आगे बढ़ते। अब हम दो समक्षी कुंडली के लिए बात करें तो भैया माना दो समतल समक्षी वृत्ताकार कुंडली जो एक दूसरे के समीप स्थित है, कुंडली व दूसरी कुंडली में वृत्ताकार कुंडली फेरों की संख्या मान लीजिए n1 है, n2 है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा काम करें। दो कुंडली है हमारे पास, तो हम बात करते हैं पहले कुंडली में। पहली कुंडली में
चुंबकीय क्षेत्र। क्या बताएंगे बेटा? चुंबकीय क्षेत्र, है ना। फॉर्मूला भी बताया था, पी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r, या 1 इसमें भी बन रहा है, ठीक है, ये भी 1, ये भी 1 निकल आया। अब हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक, है ना। अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है हमारे पास, m बराबर माइनस का n फाइव बी कौन में I1, ये होता है 2 होता है, ठीक। होता कि नहीं होता फॉर्मूला? अगर हम फ्लक्स का फॉर्मूला खोलेंगे तो हमारे पास आएगा बी। एक चीज समझो कि चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से काम करेगा, यानी कि जब देखो पहली वाली कुंडली दूसरे वाले पे बल लगाए तो भाई पहला वाला ही चुंबकीय क्षेत्र दूसरे वाले पे कार्य करता है। सिंपल सी बात ये होती है कि जिधर हम बल लगाते हैं, जिस दिशा में बल कार्य करता है उसी दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र भी कार्य करता है, ठीक है। इस कंडीशन के हिसाब से तो m बराबर हमारे पास यही रहेगा, माइनस का n2 जलता रहेगा, ठीक, लेकिन बी ए हो जाएगा, तो यहाँ पे B1A2 रहेगा, ठीक है, और साथ में I1 चलता है। चुंबकीय क्षेत्र जो कार्य करेगा वो पहले कुंडली कार्य करेगा। तो अब इसी चुंबकीय क्षेत्र का मान रख देते हैं आके, तो m बराबर चलता रहेगा माइनस का n2, और देखिएगा ध्यान से B1 का मान यहाँ रखिए, तो म्यू नॉट n1 हो जाएगा, और I1 बिल्कुल सही है। अब यहाँ रखेंगे 2r1 अपॉन में, अगर हम बात करें साथ में यहाँ पे A2 भी था बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया I1, I1 से I1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक को क्या लिख सकते हैं, अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो m बराबर n1 n2 माइनस का, ठीक, और साथ में क्या आ गया, म्यू नॉट, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट, एक ही जगह लिख दो पाई r2 स्क्वायर अपॉन में, अपॉन हमारा क्या चल रहा है 2r1, है ना। बस ये हमारा क्या आ गया, इसका सूत्र आया समझ में। इससे ज्यादा कोई कठिन तुम्हें लग रहा है क्या भाई साहब? कुछ कठिन लग रहा है? नहीं, एक भी। अब बात करते हैं अगली हेडिंग, ठीक। तो समाक्षी लंबी प्रणालिका के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक हम बात करते हैं, है ना। अब प्रणालिका का सूत्र में आना चाहिए फॉर्मूला, P बराबर पढ़ रखा है हमने, म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल, एल अगर हम मान में एल याना ले सकते हैं आराम से, लेकिन चाहो तो हम एक काम करेंगे कि इसको स्मॉल है, ठीक है, यहाँ पे 1 एल तो हमारा एल ही रहेगा, ठीक है। ऐसा हम लोग लंबाई सेवन एल वन रखी ना, इस प्रकार से। अब अगर हम सूत्र लगाएं, किसका लगाएंगे, अन्योन प्रेरण गुणांक का, अन्योन प्रेरण गुणांक, ठीक है। अब फॉर्मूला पढ़ रखा हम लोगों ने, m बराबर माइनस का n2 5b2 अपॉन में I2, ये तो फॉर्मूला पढ़ रखा है, I1 हो जाएगा यहाँ पे, पर यहाँ पे तो B2 रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला खोलते फ्लक्स का, अभी हमने आपको फॉर्मूला समझाया, यहाँ पे होगा B2 B1 और हो जाएगा, दीजिए आके m बराबर माइनस का n2 और यहाँ पे क्या आ गया 5b1, सॉरी 5 नहीं b1 और a2 अपॉन में हमारा क्या रहेगा I1। तो ये जो B1 है, B1 जगह मान रख देते हैं आके, तो m बराबर माइनस का n2 म्यू नॉट n1 I, ठीक है, म्यू नॉट n1 I, और साथ में हमारे पास B1 के मान हमने रख दिया है, और A2 और अपॉन में हम क्या करेंगे I1, साथ में देखो नीचे हमारे इसके आ जाएगा L, या ऊपर, है ना, ये आ गया L, आया समझ में। तो I से I हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे किस प्रकार से, ये लिखेंगे हम लोग क्या, m बराबर, ठीक है, n1 n2, ठीक, वो भी क्या आएगा माइनस का, फिर साथ में क्या काम करेगा हमारा म्यू नॉट, ठीक है, और एक ही जगह लिखेंगे पाई r1 या r2 स्क्वायर अपॉन में, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास f, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। बस थोड़ी सी और समय, लास्ट हमारे पास हेडिंग बचती है। हमने क्या किया, माना 3 प्रेरण हमारे पास L1 L2 L3 है, जिनका विभव V1 V2 भी, और धारा हमारी I प्रवाहित होगी श्रेणी क्रम, ठीक है। इस क्रम में, श्रेणी क्रम में तो फुल फ्लक्स निकालते, क्या निकालते पहले हम, फुल फ्लक्स, फ्लक्स निकालने फॉर्मूला निकालते 5V बराबर 5V1 प्लस 5V2 प्लस 5V3 हो जाएगा। अब इसमें हम n का गुणा कर देते दोनों साइड, n 5v1 प्लस n 5v2 प्लस n 5v3 हो जाएगा। तो हमने इतना पढ़ रखा है भैया एल आई बराबर होता है n5, क्या होता है, धारा तो सेम है हमारे पास, यानी कि आई रहेगी, लेकिन प्रेरण तो चेंज होगा L1 L2, यहाँ पे होगा एल आई बराबर
L1i प्लस L2i प्लस L3i। आई कॉमन ले लेंगे, आई हम कॉमन ले लेते हैं भाई साहब, तो यहाँ पे आ गया L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, आई से आई क्या होता है कैंसिल हो जाएगा, L सोच नहीं, आई से आई क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, L बराबर आ गया हमारे पास L1 प्लस L2 प्लस L। बहुत इजी फॉर्मूले है ना, याद रहेगा ना यहाँ पे, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ा जाए, एक और समानता क्रम। अब हम बात करते हैं समानता क्रम में, तो समानता क्रम में भैया हमें पता है कि तीन पीरियड हमारे पास L1 L2 L3 है जो कि समानता क्रम में लगे हुए हैं। अब धारा का मान अलग अलग हो जाएगा, I1 I2 I3 हो जाएगा, पर विभव तो सेम रहने वाला है। विभव क्या रहने वाला है सेम, है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सूत्र लगाते हैं, कुल निकालते हैं, कुल धारा क्या निकालते हैं, कुल धारा का फॉर्मूला निकालेंगे, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस हो जाएगा। हम क्या करते हैं टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष हम क्या कर देते हैं देंगे, ठीक है। तो टी के सापेक्ष किया तो यहाँ लगेगा डी आई अपॉन में डी टी बराबर डी I1 अपॉन में डी प्लस डी I2 अपॉन में डी टी, ठीक है। फिर प्लस डी I3 अपॉन में डी टी जाएगा। और हम हमने फॉर्मूला पढ़ा रखा है एल बराबर ई अपॉन में डी आई, डी आई अपॉन में डी टी हो जाएगा इधर, और एल ले आते हैं नीचे तो ई अपॉन में आ जाएगा। इस फॉर्मूले के अनुसार देखो डी आई अपॉन डी टी, तो यहाँ पे देखो तुमको इतना तो पता ही है कि हमारा ई जो सेम है, ई में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं, क्योंकि बहुत ज्ञान की समानता क्रम समान रहता है ना। तो हम क्या करेंगे, डी आई अपॉन डी टी जगह जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, एल ई अपॉन में एल बराबर ई अपॉन में L1 प्लस ई अपॉन में L2 प्लस ई अपॉन में L3 हो जाएगा। ई कॉमन ले लीजिए तो 1 अपॉन में L बराबर 1 अपॉन में L1 प्लस 1 अपॉन में L2 प्लस 1 अपॉन L3, ये इसका क्या आ जाएगा सूत्र आया समझ में। कितना क्या कठिन लग रहा है आपको, बीजी सा चैप्टर है हमारे पास, है ना। तो आपको यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं। चलिए इसके न्यूमेरिकल हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे, बताएंगे सारे सारे न्यूमेरिकल एक साथ। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या हो रही है, आपको बोर्ड एग्जाम को लेकर किस प्रकार की चिंता हो रही है, कोई भी समस्या तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका आंसर